कि हम एफर्ट करे जा रहे हैं, सरकार हम पे जुल्म करे जा रही है, लेकिन हम उसके बाद भी अभी तक डिगे नहीं हैं। हम उसको एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मांगते हैं। कोई भी संघर्ष कुर्बानियां मांगता है। हमें जब तक हमारे ध्येय पूरा नहीं होंगे हम लड़ते रहेंगे। और सरकार को अगेन एक हिस्टोरिकल फैक्ट कि दुनिया में आज तक कोई भी किसान आंदोलन फेल नहीं हुआ है। 43 किसान शहीद हुए हैं इसके अंदर। 50 किसानों को सीरियस चोटें आई हैं जिनमें उनकी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी थी उनको। तो ये एमएसपी अंग्रेजी में एक शब्द है पेनेशिया, जो कि सभी दुखों का एक इलाज होता है, दवाई होती है। ये वो एक तरह का पेनेशिया है। तो ये अब हर वर्ग की बात हो रही है कि आदिवासी भी किसान है, ओबीसी भी किसान है, पंजाब हरियाणा का किसान ही किसान नहीं है। मीडिया हमारी बात रखेगा नहीं। आप ये बात लेके जा रहे हैं, आप रखेंगे, लेकिन जो बड़े माउथ पीसेज हैं, जनता की आवाज़ जो स्वयंभू माउथ पीसेज हैं, उनके जुबान नहीं है सरकार के खिलाफ की बात भी पहुंचाने की। हम कर्जा मुक्ति की बात कर रहे हैं, आप उस केसीसी लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर रहे हैं कि हम तुम्हें भूखे मरने देंगे, हम तुम्हारी फसलों का उचित दाम नहीं देंगे। लेकिन आप कर्जाऊ और होना चाहते हो तो हमसे 2 लाख और रुपए ले लो। सरकार कानूनों के माध्यम से जमीन छीनना चाहती है, एक्विजिशन के मामले से छीनना चाहती है माध्यम से, और इस तरीके से भी कर्जाऊ कर करके वो जमीनें सरकार ऑक्शन करती है। सरकार के हाथ में भी अब कुछ नहीं है। एक बाह तो मोदी जी का एक हाथ तो ट्रंप मरोड़ रहा है, और दूसरी तरफ से एक तरफ से किसान उनकी बाह मरोड़ रहे हैं दूसरी तरफ से। तो मोदी की स्थिति कोई बहुत बढ़िया स्थिति नहीं है। आई वुड नॉट लाइक टू बी मोदी टुडे। तो बीजेपी बहुत विकट स्थिति में है, और ये एक बहुत बड़ा एक जलजला आने वाला है अगले 2 से 4 साल के अंदर, जब देश का एक क्लास, उन्होंने कास्ट को दबा के देख लिया, उन्होंने रिलीजन्स को अलग अलग दबा के देख लिया, लेकिन जब एक क्लास वॉर इरप्ट होता है, और वो क्लास वॉर आता दिख रहा है लोगों को, जो एक हताशा, इकोनॉमिक हताशा, मरने के कगार पे लोग दिख रहे हैं, तो बड़ी जल्दी आने वाला है। हमारे साथ किसान नेता सांगा जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। पिछले 1 साल से आप लोग यहाँ बैठे हैं, पिछले 1 साल की आंदोलन की क्या उपलब्धियाँ रही, आप हमें ये कुछ बता सकें तो? देखिए जी, सबसे पहले ये कहा जाने लग गया था यूनियन सर्कल्स में भी, सरकारों में भी, कि इतने बड़े आंदोलन बार बार नहीं होते हैं। सबसे पहले तो इस आज के 1 सालाना जो बरसी मना रहे हैं हम, इसके अंदर ये प्रूव हो गया है कि बड़े आंदोलन जब ज़रूरत पड़े तो होते हैं, होते रहेंगे। उसमें कोई टाइम लाइन, कोई डिफाइंड नहीं है। और सबसे बड़ी उसके बाद जो दूसरी उपलब्धि है कि जो लोग साथ में आ रहे हैं। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो कई स्वयंभू नेताओं ने ये भी कहा, बड़े नेताओं ने, कि हमारे बिना आंदोलन नहीं हो पाएगा। कईयों ने ये कहा, नहीं, आप सबको साथ नहीं लेके चले हैं, इसलिए आंदोलन नहीं हो पाएगा। लेकिन आप देखिए, जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा है, तो जो लोग साथ नहीं थे वे भी अब साथ होते जा रहे हैं। कल की बात देखिए, 12 तारीख को एसकेएम और हमारे बीच में जो वार्ता की 4थी मीटिंग हुई है, बहुत पॉजिटिव हुई है। जॉइंट कॉल्स के ऊपर बात हुई है, और उसके बाद दोनों मोर्चों पे जो एक आसपास के गांव का जो समर्थन है, नॉर्मली इतने बड़े आंदोलन के बाद गांवों का विरोध शुरू हो जाता है। इस बार पहली बार आज आपने देखा, हमने यहाँ 6 लंगरों की व्यवस्था की थी। आज के दिन यहाँ पे 9 लंगर आए थे, गांव वालों ने खुद भेजे थे। तो जन समर्थन मिल रहा है, लोकल समर्थन मिल रहा है। और सबसे बड़ी आप देखिए, सरकार को अंततः झुककर हमें मीटिंग के लिए आना पड़ा सरकार को, जो कि कल है। अब उसमें सरकार की नीयत पता लग जाएगी कि कौन लोग आते हैं, कौन लोग नहीं आते हैं, क्या मसौदा लेके आते हैं। लेकिन ये उपलब्धियाँ बहुत हैं 1 साल के संघर्ष को देखते हुए, और इसके बाद आंदोलन और स्ट्रॉन्ग ही होगा इसके बाद। जी, आंदोलन स्ट्रांग हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो आंदोलन किसी खास नतीजों पर पहुंचता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कई बार। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या ये किसी नतीजे तक पहुंच पा रहा है? देखिए जी, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जब 1906 में भगत सिंह जी के चाचा जी अजीत सिंह जी का जो आंदोलन था, सरकार, अंग्रेज सरकार इसी बात से डर गई थी। जब उनको हर वीकली रिपोर्ट मिलती थी क्या स्टेटस है, तो ये इंडिया से चिट्ठी जाती थी, अभी भी बैठे हुए हैं। तो ये बातें हमें याद रखनी होंगी। और पिछला जो किसान आंदोलन 1 था, जिस दिन तक अचानक सुबह 19 तारीख को 7 बजे तो नरेंद्र तोमर एक इंटरव्यू दे रहे हैं कि ऐसे भीड़ से आंदोलन नहीं जीते जाते, लेकिन उसके 2 ही घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद शायद प्रधानमंत्री जी आके कहते हैं चलो मैं माफ़ी मांगता हूँ, गलत हो गया, ये हो गया, आंदोलन लिए गए। तो किस दिन वो पॉइंट आ जाता है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और ब्रिटलनेस, जो टूटने का पॉइंट होता है, वो पक्ष कब टूटता है ये कहा नहीं जा सकता। कोई समय नहीं होती है, संघर्ष सतत होता है, संघर्ष रेगुलर होता है, वो करना पड़ता है, और वही हम लेके चल रहे हैं। हमारा कोई टाइमलाइन डिफाइंड नहीं है कि हमें ये 13 मार्च तक या 13 अप्रैल तक ख़त्म करना है। हमें जब तक हमारे ध्येय पूरा नहीं होंगे हम लड़ते रहेंगे। और सरकार को अगेन हिस्टोरिकल फैक्ट कि दुनिया में आज तक कोई भी किसान आंदोलन फेल नहीं हुआ है। टाइम किसी को 5-5 साल भी लगे हैं, 1-1 साल भी लगा है, और वही यहाँ होगा, अंत है, नतीजा वही निकलेगा।
बिल्कुल। पिछले 1 साल में हमने देखा कि बार-बार किसानों के ऊपर सरकार द्वारा कार्रवाई की गई, आंसू गैस के गोले, रबर बुलेट से लेकर के पैलेट गन तक चलाए गए। तो इस सब जो कार्रवाई की गई, उसमें कितने किसान घायल हुए, कितनों की मौत हुई, आप हमें बता सकें? आज का अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 43 किसान शहीद हुए हैं इसके अंदर, और जो पिछले 101 निहत्थे जत्थे जो हमने भेजने शुरू किए थे उसके अंदर भी करीब 50 किसानों को सीरियस चोटें आई हैं जिनमें उनकी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी थी उनको। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस हो गया है कि हम एफर्ट करे जा रहे हैं, सरकार हम पे जुल्म करे जा रही है, लेकिन हम उसके बाद भी अभी तक डिगे नहीं हैं। हम उसको एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस मांगते हैं। कोई भी संघर्ष कुर्बानियाँ मांगता है, वो कैडर की तरफ से भी मांगता है, लीडरशिप की तरफ से भी मांगता है, पैसे की भी मांगता है, शरीर की भी मांगता है। और इस आंदोलन ने दोबारा ये प्रूव किया है। इस आंदोलन के अंदर पिछली बार की तरह कोई भारी NRI फंडिंग जो कहानी सुना करते थे वो नहीं हुई है। ये कैडर से और गाँव वालों के, किसानों के आपसी चंदे से। आज के प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि 100-100 रुपया, 500-500 रुपया, 200-200 रुपया एक आदमी दे के जा रहा है जिसके सिर पे ये आंदोलन चल रहा है। तो जानें जो गई हैं, शहीदियां हुई हैं, जो चोटें लगी हैं, जो गंभीर चोटें लगी हैं, और जो फाइनेंशियल प्रेशर है, उन सारी चोटों से उभरते हुए ये आंदोलन अभी चल रहा है। हमने देखा कि पिछले आंदोलन में भी कई किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे, और इस बार जो आपकी 12 मांगे हैं, उस मांगों में ये भी शामिल है कि जो मुकदमे दर्ज किए गए थे वो हटा लिया जाए। तो क्या इस बार भी कितने किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं अब तक? देखिए जी, किसानों में सरकार की एक बड़ी स्मार्ट गेम होती है। 5 नाम लिख के हमेशा किसान जब भी FIR दर्ज करती है उसमें अन्य लिख दिया जाता है। ये सरकारों के पैंतरे होते हैं, आज से नहीं, हर सरकार के पैंतरे होते हैं। और सरकारें बाद में FIRों के टर्म्स भी बदलती हैं। आपने देखा होगा जब मोदी जी का वो फेमस वाकया हुआ था, मैं जान बचाकर बठिंडा से लौटा हूँ पंजाब से, तो उस दिन पे भी जो एक यातायात को रोकने का, बाधित करने का पर्चा दर्ज हुआ था किसानों के ऊपर, 35 किसानों के ऊपर, उसे 2 साल बाद, 2.5 साल बाद अचानक अटेम्प्ट टू मर्डर, इरादा एक कत्ल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। सेंटर के प्रेशर से आके यहाँ की लोकल सरकार ने किया है। तो ये साजिशें हैं। ऐसे हिसाब से आप नंबर में एग्जैक्टली नहीं बता पाता, बस सैकड़ों पर्चे हैं इस टाइम किसानों के ऊपर। जिस दिन यहाँ से 101 किसानों का जत्था जाता है उसी दिन एक नया पर्चा दर्ज होता है उनके खिलाफ, जिसके अंदर 2 का नाम लिख के अन्य लिख दिया जाता है। वो अन्य के अंदर अगले 5 साल, 10 साल बाद भी किसी का भी नाम जोड़ा जा सकता है झूठी गवाही डाल के। ये सरकारों के हथकंडे हैं। पर अब ये आंदोलन उन बातों से, पैंतरों से, पर्चों से और मुकदमों से ऊपर उठ चुका है। और एंड में जब एक दिन बैठ के अक्रॉस द टॉक सरकार झुकेगी, जब सामने से बात करेगी, झुकेगी, तो सरकार को ये मांगे हमारी माननी पड़ेंगी, पर्चे वापस लेने पड़ेंगे। क्योंकि ये मांग पिछले आंदोलन की भी पेंडिंग है। जबकि कहते हैं सरकार का शब्द बहुत सेंक्टिटी रखता है, लेकिन पिछली बार की जो सरकार के शब्द थे वो खोखले साबित हुए। अभी पिछले आंदोलन के कई भी पर्चे वापस नहीं लिए गए हैं, तो हमारी डिमांड्स में शामिल हैं। वो हुए बिना ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। अभी बजट आई है कुछ दिनों पहले, तो साल भर से किसान सड़कों पर हैं MSP की लीगल गारंटी को लेकर के, लेकिन बजट में MSP की कहीं बातें नहीं की गई। लिमिट को बढ़ाने, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ा दिया गया, और कहा गया कि हम मिडिल क्लास के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस बजट में मिडिल क्लास के लिए या किसान मजदूर के लिए कुछ है? देखिए जी, क्रिटिसिज्म बिना किसी पर्पज से नहीं करना चाहिए। तो यस, मिडिल क्लास के लिए एक जो सैलरीड क्लास है उसके लिए एक स्टेप जो आया है 12 लाख वाला, वो एक सराहनीय कदम है। हमें किसी को कुछ मिल रहा है, हमें उससे दुख नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि यही जो एक अर्बन संघी ब्रिगेड तैयार हो गई है, अर्बन नक्सल शब्द यूज़ होता था, हम अर्बन संघी शब्द यूज़ करते हैं, उनको, किसानों को कुछ मिलने में भी दुख होता है। और ये बातें मिडिल क्लास से ही निकल कर आती हैं। तो उन लोगों को लगता है कि किसानों को कुछ मिल जाए। इस बार आप देखिए जो फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ थी वो अगर डेप्रिशिएशन टर्म्स में देखेंगे तो पिछली बार से कम हुई है। इस बार जो जब हम कर्जा मुक्ति की बात कर रहे हैं, आप उस KCC लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर रहे हैं कि हम तुम्हें भूखे मरने देंगे, हम तुम्हारी फसलों का उचित दाम नहीं देंगे। लेकिन आप कर्जाऊ और होना चाहते हो तो हमसे 2 लाख और रुपए ले लो। लोग ये नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि ये सारी कवायद है, उसको अपनी ज़मीन बेच के जाना पड़ेगा। सरकार कानूनों के माध्यम से ज़मीन छीनना चाहती है, एक्विजिशन के मामले से छीनना चाहती है माध्यम से, और इस तरीके से भी कर्जाऊ करके वो ज़मीनें सरकार ऑक्शन करती है और वो ज़मीन छीनने का है। किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया। जो 8वां वेतन आयोग की भी जो डिस्कशन आई, अखबारों में बहुत बड़ी बात की गई, कुल 2.25 करोड़ संख्या निर्भर करती है। पेंशनर और सैलरीड क्लास है केंद्र सरकार की, उनके लिए हर साल 2 लाख करोड़
का एक लोड लेने को सरकार तैयार है। लेकिन जो क्रिसिल की एक ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि प्रेजेंट मॉडल A2+FL पे अगर आपको देना है तो आपको सिर्फ 21,000 करोड़ का सरकार का फंड चाहिए, तो उसका 10 गुना कम और आपको 80 करोड़ लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। और जो दुनिया का पहला असूल होता है कि एक पिरामिड बेस जिसको बनानी चाहिए कि जो स्पेंडिंग है और फिस्कल मजबूती आपको पिरामिड के बेस में देनी है, वो सरकार नहीं दे रही है। सरकार ट्रिकल डाउन थ्योरी पे काम करना चाहती है कि ऊपर कुछ लालाओं को मजबूत कर दो, वो अपने आप नीचे के वर्ग को मजबूत कर देंगे, जो कि दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। अमेरिका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, वहाँ इनकम डिस्पैरिटी बढ़ रही है। तो इन सरकार को नीचे का अगर मजबूत करना है तो उनको MSP C2+50 देनी पड़ेगी, उसके लिए अलग फंड बनाने पड़ेंगे। और उसके लिए पहला कदम है कि उनको WTO के कृषि समझौतों से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि उनके बगैर सरकार ये भी नहीं कर पाएगी। स्वामीनाथन की जो रिकमेंडेशन थी, जो रिपोर्ट थी C2+50%, यानी कि A2+FL प्लस 50%, यानी कि A2 हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और FL हो गया फैमिली लेबर और 50%। तो आप अगर हमारे ऑडियंस को ये बता सके, इसको इजी लैंग्वेज में आप कैसे बताएंगे? आप अगर किसी एग्जाम्पल के तौर पे बता सके तो आप। देखिए जी, किसान अब ज़मीन में डालने के लिए, फसल उगाने के लिए बीज भी डालता है, तेल पानी भी ख़राब करता है, बिजली के बिल देता है, डीजल से जेनसेट चलाता है, पानी लाता है, वो सारे खर्चे हैं, उसमें उर्वरक डालता है, कीटनाशक डालता है, ये सारी चीज़ें A2 में आती थी। लेकिन A2 के ऊपर एक फैमिली लेबर इंसान अगर मेहनत कर रहा है तो आप उसको बोलो तुझे तो कोई सज़ा मिली है काम करने की, वो सज़ा तो नहीं कर रहा है, उसकी एक वैल्यू तो जोड़ी जाती है। और इस लेबर को इंडिया में, उसको अगर आप जेंडर के हिसाब से भी देखें तो जो फैमिली लेबर, उसके घर की लेडीज़ भी काम करती हैं, महिलाएं काम करती हैं, उसको बिल्कुल नकार दिया जाता था। तो अब अगर घर के 2 एडल्ट काम करते हैं तो अब उसकी नई गणना के अंदर उसको लिया जाने लग गया। लेकिन इसके अंदर लोग ये भूल जाते हैं कि इंडिया की एक बहुत बड़ी आबादी, इनफैक्ट बहुतायत की आबादी, एक ज़मीन के ऊपर एक खर्चा भी करती है। अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन लगाता है, कोई प्रेमाइसेस किराए पे लेता है तो उसका वो अकाउंट फॉर किया जाता है, अकाउंटेंट प्रैक्टिस उसके खर्चों में माना जाता है। नहीं तो अगर वो लीज पे लैंड लेता है, बटाई पे लेता है, ठेके पे लेता है, तो उसको भी एक खर्चा माना जाता है। तो स्वामीनाथन डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि इनको भी लिया जाए, अगर वो बटाई पे लेके कर रहा है या उसकी एक लैंड की एक कॉस्ट है, उसके ऊपर जो उसका एक आउटगोइंग एक्सपेंसेस है, उसका जो ठेका है, बटाई है, उसको भी माना जाए, उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, C2 लोग बोल देते हैं, उसका मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जिसमें सारी चीज़ों का समावेश कर लिया गया है। तो और ये अगर आज कोई व्यापारी आदमी बात सुने, कोई बिजनेस करने वाला बात सुने, तो उसको भी बड़ी अजीब लगेगी, भाई तेरे दफ्तर का किराया नहीं जोड़ेंगे, तो वो तो मर जाएगा उसी दिन। तूने कोई मशीनरी किराए पे ली है, उसको नहीं जोड़ेंगे, वो तो रो पड़ेगा इस बात में। लेबर है, कंसिडर नहीं कर रहे हो कि तुम। आप देखिए, सबसे पहली चीज़ आज CA का सबसे बड़ा काम क्या होता है, वो आपकी तनख्वाह जोड़ता है। आपकी लेडीज़ वाइफ कभी भी नहीं आती हैं, उनकी भी तनख्वाह जोड़ देता है। जैसे बच्चा 18 साल का होता है, वो कहीं मैक्सिको में पढ़ रहा है, लेकिन उसकी भी तनख्वाह जोड़ ली जाती है। लेकिन जो मियाँ बीवी 14 से 15 घंटे रोज खेत में काम कर रहे हैं, उनका नहीं जोड़ा जाता। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर उनकी लेबर भी इंक्लूड हो गई, जो इनपुट कॉस्ट हो गया वो भी इंक्लूड हो गई। सेकंड, द कॉस्ट टू टिल ऑन दैट लैंड, उस ज़मीन में खेती करने का जो खर्चा है, चाहे वो ठेका है, बटाई है, या उसकी कॉस्ट है, उसके ऊपर जो उसको इंटरेस्ट पड़ रहा है, उसका खर्चा है, ये कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है। और इसी डिमांड को लेकर के बिल्कुल जी, वो डिमांड पहली डिमांड है, वो डिमांड नॉन नेगोशिएबल डिमांड है, क्योंकि उसी एक डिमांड से आपको सुनने में अजीब लगे, करीब 80% ऑफ द इल्स, जो 80% दुख हैं आज किसानों के, वो दूर हो जाएंगे। पलायन रुक जाएगा गाँव से और लोग गाँव की तरफ वापस आएंगे। क्रॉप डाइवर्सिटी बढ़ेगी, जो हर कोई आज चावल और गेहूं के पीछे भाग रहा है, क्योंकि उसका उनको आज कहीं ना कहीं समर्थन मूल्य मिल रहा है। अगर, लेकिन उससे हम जानते हैं पानी का दोहन हो रहा है, कीटनाशक ज़्यादा होते जा रहे हैं। अगर आज मुझे मेरे मक्के में मिल जाए, बाजरे में मिल जाए, तो मैं क्यों ऐसी 6-6 महीने की फसलें करूँगा जिसमें इतना इनपुट कॉस्ट आएगा? मैं नहीं करूँगा। तो क्रॉप डाइवर्सिटी, जो कि वैज्ञानिकों की मांग है और जो सरकार धक्के से कई बार करवाना चाहती है, वो अपने आप ही लोग स्वतः करेंगे, क्योंकि उसी से उन्हीं को भी बेनिफिट मिल रहा है। तो ये MSP, अंग्रेजी में एक शब्द है पेनेशिया, जो कि सभी दुखों का एक इलाज होता है, दवाई होती है, ये वो एक तरह का पेनेशिया है। और सरकार बार बार ये कहती आई है कि हम 22 से 24 फसलों पर MSP दे रहे हैं, लेकिन आपने भी बताया कि सारी फसलों पर MSP नहीं मिलता है। शांता कुमार की रिपोर्ट भी है 2015 की, सिर्फ 6% किसानों को MSP मिल पाता है, बाकी के 94% किसानों को MSP का लाभ नहीं मिल पाता है। तो आगे की जो आपकी रणनीति होगी आंदोलन को लेकर के, वो और क्या होगी? आप कैसे आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे? कल मीटिंग भी होनी है चंडीगढ़ में आपकी सरकार से।
देखिए जी, आंदोलन को 2-3 तरीकों से बढ़ाया जाए। डल्लेवाल साहब के जो अनशन ने एक अलग जगाई है। जिन इलाकों में किसान आंदोलन नहीं भी लोग जानते थे, उस आमरण अनशन से उनके अंदर एक तरह का गुस्सा जागा है कि ये बात भी नहीं कर रही है सरकार, तो आपने देखा उसके बाद वो बात तो करने आ गए हैं। उसके अलावा हम इसको जोग्राफिकली बहुत एक्सपेंड कर रहे हैं। आपने देखा आज तमिलनाडु के नेता आए हुए थे और भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा की तरफ से कल खनौरी पे उनके सांसद महोदय भी पहुँचे हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता पहुँचे हैं। और आज हमारे यहाँ पहली बार देश के इतिहास में जब सारी तरफ पंजाब हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च हुए हैं, तो उदयपुर के जो आदिवासी इलाकों के लोग थे वो हैरान हो गए जब उदयपुर के बीच में से आदिवासी इलाकों में से ट्रैक्टर मार्च निकला। तो ये हर तरफ बात फैल रही है, इसको जोग्राफिकली बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जब वो हमारी 12-13 मांगे देखते हैं, जिसके अंदर से एक प्रमुख मांग 5वीं अनुसूची की आदिवासियों की भी जोड़ी गई है, जिसको देख के अर्जुन मुंडा जी पिछली बार बिलक गए थे, अरे आदिवासियों को छोड़ो। तो आप सोचिए लीडरशिप कैसे सोचती है, आदिवासियों को छोड़ो, उनको हम देख लेंगे। तो ये अब हर वर्ग की बात हो रही है कि आदिवासी भी किसान है, ओबीसी भी किसान है, पंजाब हरियाणा का किसान ही किसान नहीं है। तो इस जोग्राफी एंटिटी को बढ़ाकर इसके अंदर और मुद्दे जोड़कर एमएसपी की डिमांड एक रहेगी, लेकिन सरकार ने बीच में जो ड्राफ्ट मार्केटिंग पॉलिसी और ले आई है, जिसके अंदर जो 3 कानूनों को घुमा फिरा कर दूसरे तरीके से राज्यों के पाले में डालकर, क्योंकि उनकी राज्य सरकारें ज़्यादा हैं, वो करवाना चाहती हैं, तो उसके माध्यम से ला रहे हैं। तो मुख्य मांगे यही सारी रहेंगी। इन मांगों को लेकर आगे जाना है, क्योंकि मीडिया हमारी बात रखेगा नहीं। आप ये बात लेके जा रहे हैं, आप रखेंगे, लेकिन जो बड़े माउथ पीसेस हैं, जनता की आवाज़ जो स्वयंभू माउथ पीसेस हैं, उनके ज़ुबान नहीं है सरकार के खिलाफ की बात भी पहुंचाने की। तो इन्हीं बातों को हम लेकर जाएंगे और एक लेवल तक किसी भी चीज़ की ग्रोथ लीनियर होती है, ग्राफ ऐसे ऐसे धीरे चढ़ता है, लेकिन एक टिपिंग पॉइंट पर पहुंच के उसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। हम उस टिपिंग पॉइंट को आज रीच कर गए हैं। जो पिछले आंदोलन के सर्वा जिन्होंने चलाया, बेहतरीन आंदोलन चलाया, एसकेएम, कल हमारी चंडीगढ़ में एसकेएम के साथियों के साथ मुलाकात थी और आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई, बड़ी पॉजिटिव बात की गई। उन्होंने कहा एसकेएम वालों ने कि एक बात तो रियलाइज़ हम कर सकते हैं कि बिना एकता के हम में से कोई भी नहीं सरकार से लड़ सकता है। उस पॉइंट पे आ गए हैं कि सरकार के हाथ में भी अब कुछ नहीं है। कॉरपोरेट का इतना दबाव बढ़ गया है कि वो सरकार को गर्दन दबाकर, आज पंढेर साहब ने, सरवन सिंह पंढेर जी ने, जो केएमएम के संयोजक हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि एक वहाँ तो मोदी जी का एक हाथ तो ट्रंप मरोड़ रहा है कि हमारे लिए अपनी खेती भी खोलो, मंडी भी खोलो और ये जो मोटर के जो हार्ले डेविडसन्स की ड्यूटीज़ कम करो, और दूसरी तरफ से एक तरफ से किसान उनकी बाह मरोड़ रहे हैं दूसरी तरफ से। तो मोदी की स्थिति कोई बहुत बढ़िया स्थिति नहीं है। आई वुड नॉट लाइक टू बी मोदी टुडे, क्योंकि वो स्थिति बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। जितने बड़े बड़े सेठों के उन्होंने उपकार लिए हुए हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों के, और बीजेपी की जो इतनी बड़ी एक जनरेशन पल रही है बड़े सेठों के पैसे से, अब जब वो वापस उनको देने का वक्त आया है, एक तरफ जनता बाह मरोड़ रही है, एक तरफ विदेशी शक्तियाँ बाह मरोड़ रही हैं, तो बीजेपी बहुत विकट स्थिति में है। और ये एक बहुत बड़ा एक जलजला आने वाला है अगले 2 से 4 साल के अंदर, जब देश का एक क्लास, उन्होंने कास्ट को दबा के देख लिया, उन्होंने रिलीजन्स को अलग अलग दबा के देख लिया, लेकिन जब एक क्लास वॉर इरप्ट होता है और वो क्लास वॉर आता दिख रहा है लोगों को, जो एक हताशा, इकोनॉमिक हताशा, मरने के कगार पे लोग दिख रहे हैं, तो बड़ी जल्दी आने वाला है। और मुझे नहीं लगता बीजेपी चल के कुछ करेगी, ये लोग करवाएंगे बीजेपी से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जी, शुक्रिया।